सो विल स्टार्ट। आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। जो अगला अपना इंसॉल्वेंसी लॉ के अंदर जो केस है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस संतोष गुप्ता। इस केस में ये कहा गया, इस केस में चर्चा का विषय ये था कि क्या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल होता है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के जरिए या सरफाइसी एक्ट, क्या सरफाइसी एक्ट जम्मू और कश्मीर में लागू होता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चलता है, अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वहां पे लागू नहीं होता। तो अगर सरफाइसी एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी बेच देता है क्रेडिटर, तो क्या वो बेचना सही है? क्या वो बेचना सही है? क्योंकि सरफाइसी एक्ट अगेन इज अ सेंट्रल लेजिस्लेशन। वहां पे कौन सा एक्ट चलता है? जम्मू कश्मीर का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसके हिसाब से जम्मू कश्मीर में कोई बाहर का आदमी प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता। जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू कश्मीर का नागरिक ही क्या कर सकता है? प्रॉपर्टी खरीद सकता है। लेकिन सरफाइसी एक्ट के अंदर हो सकता है प्रॉपर्टी किसी और को बिक रही हो। तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन था किसके बीच में? जम्मू कश्मीर के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में और सरफाइसी एक्ट में। लेट्स सी, हेडिंग डालेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस संतोष गुप्ता। बहुत आप लोग ये इसमें ही पढ़ोगे, अपने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में ही पढ़ोगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस संतोष गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये एप्लेंट है और ये रिस्पोंडेंट है। चलो, in this case the High Court of Jammu and Kashmir had passed a decision that various provision of Surfaci Act 2002 are in conflict with Section 140 of Jammu and Kashmir Transfer of Property Act 1920. ठीक है? The decision of Jammu and Kashmir High Court was challenged in the Supreme Court allowed the appeal. On the following grounds. और अपील किसने अलाउ की? ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं भाई, सरफाइसी एक्ट वैलिड है, सरफाइसी एक्ट एप्लीकेबल होगा। कहां पे? जम्मू और कश्मीर में। आप लोगों ने सरफाइसी एक्ट पढ़ा है? अभी स्टार्ट किया। ओके, सो सरफाइसी एक्ट में आप लोग को पता होगा कि जम्मू और कश्मीर के लिए प्रोविजंस अलग बनाए गए हैं। जो DRAT की पावर है जम्मू कश्मीर में, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सरसाइज करता है, और DRAT की जो पावर है वो कौन एक्सरसाइज करता है? जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट एक्सरसाइज करता है। सो दीज आर द प्रोविजंस। जम्मू कश्मीर के लिए थोड़ा सा सरफाइसी एक्ट क्या है? अलग है। थोड़े से प्रोविजंस क्या है? अलग है। तो रीजंस क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या रीजंस बताए?
So let's see what reason Supreme Court said. सबसे पहला, Jammu Kashmir is the part of the country but has been granted a special status. जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न अंग है और उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है. अच्छी बात है. बी, बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस. पढ़ा है अपन ने एग्जीक्यूटिव में पिथ एंड सब्सटेंस. किसी एक सब्जेक्ट मैटर पे दोनों के लॉ होते हैं. किसके लॉ होते हैं? लेजिस्लेचर के भी लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर के भी लॉ होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के भी लॉ होते हैं. एक ही विषय पे दोनों के लॉ होते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर के भी लॉ होते हैं और पार्लियामेंट के भी लॉ होते हैं. तो उस केस में कौन सा लॉ सर्वाइव करता है? सुपीरियर अथॉरिटी का लॉ सर्वाइव करता है. ऐसा पिथ एंड सब्सटेंस का रूल है. सो एक बार अपन यहां पे भी देखेंगे, गूगल भी करेंगे. बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, it is clear that entry 45 and 95 deals with recovery of debts due to banks, deals with recovery of debts due to banks through reconstruction and securitization. ये एंट्री 45 और 95 किसकी बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन की. स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट. तो 45 और 95 जो है ये किसे डील करता है? यस, ये बैंक्स को पावर देता है कि आप क्या कर सकते हैं, मतलब बैंक्स को पावर देता है कि आप अपने डेट्स को रिकवर कर सकते हैं सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू और रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू. और इस मामले में लॉ कौन बना सकता है? एंट्रीज 45 और 95 किसको पावर देती है? यूनियन गवर्नमेंट को पावर देती है कि आप क्या बना सकते हो, बैंक्स की डेट्स को रिकवर कराने के लिए क्या कर सकते हो, लॉ बना सकते हो. ठीक है. सो एज पर पिथ एंड सब्सटेंस रूल, Surface Act does not deal with TOPA. मतलब सरफाइसी एक्ट और टोपा का पर्पस क्या है? सरफाइसी एक्ट और टोपा का पर्पस क्या है? सेम है, अलग अलग है? इट्स एंटायरली डिफरेंट पर्पस दैट दे शेयर. टोपा का पर्पस क्या है? बेसिकली टोपा का पर्पस है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करवाना. सरफाइसी एक्ट का पर्पस है बैंक्स को रिकंस्ट्रक्ट करना या बैंक्स की डेट्स जो बैंक्स के डेटर्स नहीं चुका रहे हैं उसको रिकवर करने के लिए बैंक्स को क्या देना? पावर देना. नेक्स्ट पॉइंट सी, as far as banks and financial institutions are concerned, banks and financial institutions are concerned, it deals with, it matlab Surface Act deals with the process to enforce
द सिक्योरिटी। डी, सरफाइसी एक्ट में याद रखना सेक्शन 13 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक्स को पावर कहां से मिलती है? बेचने, डेटर्स के एसेट्स को बेचने की, डेटर्स के एसेट का मैनेजमेंट अपने पास लेने की, एसेट के लिए रिसीवर अपॉइंट करने की, पब्लिक ऑक्शन के थ्रू बेच देने की, प्राइवेट अग्रीमेंट के थ्रू बेच देने की, डेटर्स की प्रॉपर्टी, डेट्स को रिकवर करने के लिए कहां से मिलती है? सरफाइसी एक्ट के सेक्शन नंबर 13 से। मैंने कल भी जिक्र किया था इसका, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शंस। सो डी, सेक्शन 13 ऑफ सरफाइसी एक्ट, सरफाइसी (2002) contains various modes of the recovery of debts and sale and assignment of immovable property is only one of the modes of recovering the debts. Of recovering the debts. So it cannot be said that whole of Surface Act is pith and substance. मतलब बच्चों पूरे सरफाइसी एक्ट को आप पिथ एंड सब्सटेंस क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि सरफाइसी एक्ट का दायरा बहुत बड़ा है। पिथ एंड सब्सटेंस कब एप्लीकेबल होता है? जब एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया है और यूनियन गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया है। लेकिन सरफाइसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ किससे डील करता है? सेल एंड असाइनमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट सरफाइसी एक्ट में बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू क्रेडिटर डेटर से अपने पैसे क्या करता है? रिकवर करता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा रूल पिथ एंड सब्सटेंस कब लागू होता है? जब एक सब्जेक्ट मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों ने क्या किए हैं? सेम लॉ बनाए हैं। लेकिन यहां पे हम एग्जैक्टली सेम है क्या? सरफाइसी एक्ट के अंदर तो बहुत सारे मैटर्स हैं। सरफाइसी एक्ट के अंदर बहुत सारे मैटर हैं। जम्मू कश्मीर के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कुछ ही, सिर्फ एक ही चीज बताएगी कि तो मतलब कुल मिला के मेरे पास 5 चॉकलेट है, आपके पास 1 चॉकलेट है, आपका मेरे 5 चॉकलेट में से आपका 1 चॉकलेट हम दोनों के पास सेम है। मतलब जो आपके पास 1 चॉकलेट है और मेरे पास 5 चॉकलेट है, तो आपका 1 चॉकलेट और मेरे 5 में से 1 चॉकलेट सेम है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम दोनों के पास सेम चॉकलेट्स हैं? नहीं, मेरे पास आपसे कहीं ज्यादा चॉकलेट्स हैं। सो इन द सेम मैनर रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस पूरा यहां पे एप्लीकेबल सरफाइसी एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सरफाइसी एक्ट का दायरा कहीं ज्यादा है। नेक्स्ट ई, सेक्शन 17A एंड सेक्शन 180 of Surface Act substitutes district court and high court with DRT and DRAT। समझ में आया? सरफाइसी एक्ट क्या कर रहा है?
डीआरटी और डीआरटी में पावर दे रहा है, सॉरी डीआरटी और डीआरटी की पावर किसको दे रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को. सो द रीडिंग ऑफ सरफाइसी एक्ट So the reading of SARFAESI Act as a whole would be referred to entry 45 and 95 of कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अच्छी बात है. सो जब आप क्या करो, सरफाइसी एक्ट को पूरा पढ़ो तो आपको क्या समझ में आता है कि सरफाइसी एक्ट किससे डील कर रहा है? यूनियन लिस्ट के मैटर से या स्टेट लिस्ट के मैटर से? सरफाइसी एक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं, जो चीजें सरफाइसी एक्ट के अंदर कवर की गई हैं, वो एंटायरली डील करती हैं किससे? किसे? उन पावर से जो किसको दी गई हैं? पार्लियामेंट को दी गई हैं. यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है. कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एक बेस बना रहा है. क्या बेस बना रहा है? कि यस, कि सरफाइसी एक्ट जो है इससे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली अप्लाई होगा. नेक्स्ट, the judgment of High Court is totally incorrect. In referring to entry 11A of concurrent list. As the list does not extend to the state of Jammu and Kashmir. जी, the Constitution of State of Jammu Kashmir is subordinate to. अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? भाई जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन सबऑर्डिनेट है. किससे सबऑर्डिनेट है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से. सबऑर्डिनेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अच्छा, तो उनकी वो वाली बात भी टाल दी सुप्रीम कोर्ट ने. क्या? कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन भी परमिट नहीं करता. उन्होंने बोला कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन टाइम पास है. अपने कॉन्स्टिट्यूशन से वहां का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबऑर्डिनेट. और ये सब क्यों होता है? जम्मू कश्मीर में अलग कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? बिकॉज उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया है ना, आर्टिकल 370. क्योंकि जम्मू कश्मीर, आप सबको पता है, जब हम लोग आजाद हुए थे ना, व्हेन आवर कंट्री वाज फ्रीड, जम्मू कश्मीर इंडिया में नहीं आया था. मतलब वी वर इंडिपेंडेंट विदाउट जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर बाद में इंडिया में आया. जम्मू कश्मीर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री था आजादी के टाइम पे. जम्मू कश्मीर से हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप इंडिया आओ, इंडिया में शामिल हो, बट जम्मू कश्मीर के राजा कंफ्यूज थे.
एंड अल्टीमेटली ही डिसाइडेड कि वो अकेले रहेंगे. जम्मू कश्मीर वुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री. तो इंडिया ने बोला चलो ठीक है आप अलग रहो, लेकिन पाकिस्तान को बर्दाश्त. तो पाकिस्तान ने वहां पे, पाकिस्तान में पहले कबीले होते थे, मतलब वहां पे कबीले वाले लड़ाके होते थे. आपने वो मूवी देखी है केसरी? केसरी मूवी में वो कबीले वाले होते हैं, छोड़ दो. सब पाकिस्तान में ये कबीले वाले होते थे, मतलब ये बहुत खतरनाक लोग होते थे. तो और इनको सपोर्ट कौन करता है? जैसे पाकिस्तान आज टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, वैसे उस समय किसको सपोर्ट करता था? कबीले वालों को. और ये कबीले वाले ही टेररिस्ट बने आगे जाके. सो पाकिस्तान ने क्या किया? उन कबीले वालों को बोला तुम किसके ऊपर अटैक करो? जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक करो. तो जम्मू कश्मीर का राजा मदद मांगने किसके पास आएगा? पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास आएगा. और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मदद कब करेंगे हम जम्मू कश्मीर की मदद कब करेंगे? जब पाकिस्तान हमारे साथ आ जाएगा. हो उल्टा गया. जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे. सो हरि सिंह को ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे. वो फिर कहां पे आ गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले. एक इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ, इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. और तब जम्मू कश्मीर का राजा जब इंडिया में शामिल हुआ तो उसने बोला कि देखो मैं इंडिपेंडेंट कंट्री हूं और मैं आपके यहां पे शामिल हो रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए? आई नीड मोर प्रोटेक्शन. जैसे यूएसए में हुआ है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स को ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि स्टेट अपने आप में इंडिपेंडेंट कंट्री थे, तो मुझे भी अलग प्रोटेक्शन चाहिए. वी ग्रांटेड देम स्पेशल स्टेटस. एंड देन जम्मू कश्मीर कहां पे आ गया? इंडिया में आ गया. ठीक है. और वल्लभ भाई पटेल नेवर वांटेड टू गिव देम द स्पेशल स्टेटस. वल्लभ भाई पटेल के हिसाब से आपने ऐसे ही आना है तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, मरो उन कबीले वालों के से. नेहरू ने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, आप आ जाओ, हम आपको स्पेशल स्टेटस देंगे. और बस नेहरू की उस गलती की सजा हम लोग आज तक भुगत रहे हैं और पता नहीं कब तक भुगतेंगे. अगर वल्लभ भाई पटेल की बात उस समय मान ली होती नेहरू ने, क्योंकि कश्मीर के राजा के पास कोई चॉइस था क्या? अगर वो एक दिन भी लेट करता तो पाकिस्तान छीन लेता, बच्चों मर जाते वहां, वो खत्म ही हो जाता. कबीले बहुत स्ट्रांग थे पाकिस्तान के. बट नेहरू बार्गेन नहीं कर पाया बराबर से. एनीवे, भगवान भला करे उसका. नेक्स्ट, द रेस्पोंडेंट्स काउंसिल, मतलब संतोष गुप्ता के वकील ने कहा, ऑल्सो सेड दैट अंडर आर्टिकल 5 of Jammu and Kashmir Constitution, in the matter of administration of justice, Parliament will have no power under concurrent list. और क्या कहा रिस्पोंडेंट के वकील ने? क्या कहा? सुनो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 5 में क्या लिखा है कि न्याय प्रक्रिया कैसे होगी. कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होता है ना. लेकिन जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 में क्या लिखा हुआ है कि न्याय प्रक्रिया में, कौन सी प्रक्रिया में? न्याय प्रक्रिया में, भली न्याय प्रक्रिया कहां पे लिखी हो? कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट में लिखी हो, लेकिन उसके ऊपर जम्मू कश्मीर की न्याय प्रक्रिया में पार्लियामेंट किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकता. लेकिन यहां पे पार्लियामेंट ने सरफाइसी एक्ट के अंदर क्या बोला है कि हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसका पावर डिस्चार्ज करेगा? डीआरटी का. तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की न्याय प्रणाली में कौन सरफाइसी एक्ट क्या कर रहा है? इंटरफेरेंस कर रहा है. वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को किसकी पावर दे रहा है? डीआरटी की. तो रेस्पोंडेंट के वकील के हिसाब से ये भी क्या है? जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के
खिलाफ है। लेकिन हमारी सरकार ने पहले ही बोल दिया, कोर्ट ने पहले ही बोल दिया क्या, कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, सबऑर्डिनेट है। नाउ द सुप्रीम कोर्ट said that Article 5 of J&K Constitution will not come into play, उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे मामला आर्टिकल 5 का है ही नहीं। Play when entry 45 and 95 are applicable। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जे, सेक्शन 140 of J&K Constitution allows only the residents of Jammu and Kashmir to buy properties जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन हमने क्या किया है, कोर्ट क्या कर रहे हैं, एन अटेम्प्ट इज मेड टू हार्मोनाइज सेक्शन 140 ऑफ सरफाइसी एक्ट, sorry, section 140 of J&K Transfer of Property Act 1920 with Sarfaisi Act 2002 through Article 240 read with through Article 40 of Constitution of India read with Article 5 of Constitution of J&K and section 140 of J&K TOPA gives a way to Sarfaisi Act। ठीक है, आर्टिकल 35A of Constitution which prohibits
outsider of the state to buy properties will also not apply. मतलब कुल मिला के सरफाइसी एक्ट के अंदर बाहर वाले प्रॉपर्टी ले सकते हैं जब बैंक्स को अपनी डेट्स को क्या करना है, रिकवर करना है. अच्छा, ये आर्टिकल 240 क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 240 क्या है? कुछ नहीं. कॉन्करेंट लिस्ट में कौन मैटर बना सकता है? कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, ऐसा लिखा हुआ है. स्टेट लिस्ट में भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन है तो मैं दिखा देता हूं. चलिए, सो ये तो केस लॉ हो गया. तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरफाइसी एक्ट जो है वो किसी लॉ को वायलेट नहीं करता. जम्मू कश्मीर का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो सरफाइसी एक्ट के खिलाफ नहीं है, उल्टा सरफाइसी एक्ट को क्या करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है. और सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है क्या करने की, आर्टिकल 240 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 5 जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का, सेक्शन 140 जम्मू कश्मीर के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का और सरफाइसी एक्ट, इन सब के बीच में क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि देश बराबर से चल सके. और एंट्री नंबर 45 और 95 जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट को पावर देती है कि भाई आप बैंक्स को डूबने से बचा सकते हो, बैंक्स को ऑथराइज कर सकते हो, किस चीज के लिए, डेट्स को रिकवर करने के लिए, एसेट्स को सिक्योरिटाइज करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए. इन सेक्शंस को इस एंट्री को सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है. क्योंकि यहां पे हमारा लार्जर मोटिव क्या है, बैंक्स को प्रोटेक्ट करना. किसको प्रोटेक्ट करना, बैंक्स को प्रोटेक्ट करना इज आवर लार्जर ऑब्जेक्टिव. सो क्वेश्चन यहां से क्या क्या पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. क्या नहीं से जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है, खासकर आर्टिकल 5 के बारे में. आर्टिकल 370 के बारे में पूछा जाता है कि भाई जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों मिला है. तो मैंने जो आपको कहानी सुनाई थी वो आप अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं. सरफाइसी एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई सरफाइसी एक्ट जम्मू और कश्मीर के बारे में क्या बोलता है. जम्मू और कुछ नहीं, सिर्फ इतना याद रखना, सेक्शन 7 ना सरफाइसी एक्ट का, सॉरी 17A एंड सेक्शन 180. तो जम्मू कश्मीर के ऊपर सरफाइसी एक्ट लागू होता है, बट सिर्फ यह है कि डीआरटी का पावर कौन एक्सरसाइज करता है, वहां का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डीआरएटी का पावर कौन एक्सरसाइज करता है, वहां का हाई. और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्या हुआ बेटा, 17A और सेक्शन 180. ठीक है. व्हाट मोर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, आर्टिकल 35A ऑफ जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. और एक जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या सरफाइसी एक्ट, ऐसे केस लॉ बना के दे सकते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर सरफाइसी एक्ट ने ऑर्डर देके जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी किसी जम्मू कश्मीर के बाहर की कंपनी को बेच दी या किसी बाहर के इंसान को बेच दी, क्या आपको लगता है वो डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो ये वाले डिसीजन का आप रेफरेंस देंगे, बट आपके सामने पूरा केस लॉ होगा. डिड यू गेट माई पॉइंट? चले, इस वीक में या इसके अगले वीक में मैं कोशिश करूंगा कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था मैं उसके केस लॉज और उसके आंसर्स आपके सामने लेके आऊं. ठीक है. नो, और क्या पूछे जा सकते हैं, व्हाट मोर कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर. जम्मू कश्मीर का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 140 के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है. आर्टिकल 240 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है. आर्टिकल 240 क्या है? ओए, लिस्ट की पावर है. सॉरी, आर्टिकल 246 क्या है, देखिए एक बार. अरे यार, नेट नहीं आता है. यहां नेट नहीं आता है. बट आर्टिकल 240 आप देख सकते हैं, दैट गिव्स पावर टू होम,
सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए मैटर। अच्छा, फिर एक पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस के बारे में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सो ये सारे रेफरेंसेस आपको देखने हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस लॉ। रूल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या बोलता है? एक ही मैटर पे, एक मैटर पे कॉन्करेंट लिस्ट में दिए हुए एक मैटर पे अगर दोनों ने लॉ बना दिया, किसने? और पार्लियामेंट, तो किसका लॉ ज्यादा इफेक्टिव होगा? पार्लियामेंट का लॉ ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मोबिलक्स इनोवेशंस। अरे तुम लोग को मैंने जो होमवर्क दिया था वो बनाया, इजी होगा वो। मोबिलक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस किरूसा ना, सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ये एप्लेंट है और ये रेस्पोंडेंट है। इसमें पूरा, इस केस में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लागू होगा। सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, ये 3 मेन सेक्शंस हैं जो यहां पे क्या होंगे? लागू होंगे। क्या होता है सेक्शन 7, 8, 9? ध्यान से देखिए। चलिए थोड़ा सा मैं केस के बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूं, ध्यान से देखेंगे। सो द केस डील्स विथ operational debts when it comes to operational debts owed to ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। एक अपीलेंट है और एक कौन है? रिस्पोंडेंट है। द अपीलेंट, अपीलेंट मतलब मोबिलक्स, was engaged in televoting for Nach Baliye TV show of Star India and it's subcontracted, इसने अपना काम क्या कर दिया? सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया द वर्क टू respondent and the respondent raised monthly invoices and non-disclosure agreement was also executed. And non-disclosure agreement was also executed
between the appellant and respondent. ठीक है. सो मैं नचबल ये शो का मुझे वोटिंग करवाते ना, ऑनलाइन वोटिंग, उसका मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है. मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया है और वो अपने बिल मेरे को रेज करता था, मैं उसके पेमेंट दे देता था. मैं पैसे किससे लेता था? स्टार इंडिया से. और मैंने नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट किया था, उसको मना किया था कि किसी को भी ये चीज बताना मत. क्या मत बताना? कि मैंने तेरे को, मेरा इमेज क्या रहेगा, मतलब मैं तो सिर्फ एक ब्रोकर बन गया ना. तो मैंने उसको बोला कि मैं आपको काम दे रहा हूं, लेकिन शर्त क्या है कि आप प्लीज ये चीज किसी को भी बताइएगा नहीं. अच्छी बात है. नाउ आफ्टर 1 month ऑफ, फुल स्टॉप, आफ्टर 1 month ऑफ non-disclosure agreement, the appellant wrote to respondent and informed that they were withholding the payments as respondent on its web page informed that it is associated with Nachbaliye and that is breach of non-disclosure agreement. Respondent filed an application before NCLT for claiming the operational debt of rupees 20 lakhs under section 8 of Insolvency and Bankruptcy Code 2016. The NCLT dismissed the application on the ground that appellant had disputed the claim of debt owed by the respondent. An appeal to
NCLAT was preferred. And NCLAT remanded the case back to NCLT. The appellant challenged the order of NCLAT before Supreme Court, and the Supreme Court allowed the appeal on the following grounds. समझ में आया? ये दुखी होके कहां गया? रेस्पोंडेंट दुखी होके कहां गया? एनसीएलटी गया। किस ग्राउंड पे गया? कि मेरा पैसा नहीं मिला है। एनसीएलटी ने इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। किस ग्राउंड पे? अब ध्यान सुनना, सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 8 में ऐसा लिखा हुआ है बच्चों कि अगर सेक्शन 8 में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर को अगर एनसीएलटी जाना है, ऑपरेशनल क्रेडिटर को कहां जाना है? दो क्रेडिटर होते हैं, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है और एक फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है। आप लोगों को आईबीसी का कुछ भी नहीं पता? ओके, सो एक ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है और एक क्या होता है? आप मेरे पास नोट्स हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के, सरफाइसी एक्ट के, जो मैंने हाथ से लिख के दिए। एक बार वो लेना आप लोग, तो आपको थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा। मैंने बहुत पहले बनाए थे, लेकिन उस एक्ट में खासकर उतना कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो आप लोग चाहें तो वो ले सकते हैं। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैं ये कह रहा था कि सेक्शन 8 में ये लिखा है कि अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर को क्या करना है? अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर को केस फाइल करना है, किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? क्रेडिटर के अगेंस्ट। तो डायरेक्टली डेटर के अगेंस्ट, सॉरी, ऑपरेशनल क्रेडिटर को केस फाइल करना है कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट। तो प्रोसीजर क्या है कि आपको 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है। कितने का नोटिस देना पड़ता है? अब 10 दिन के अंदर सामने वाली पार्टी क्या करेगी? मना कर देगी कि मैं तुम्हारा पैसा देने वाला नहीं हूं, या मेरे पास, मुझे और टाइम चाहिए। तो ठीक है, तुम्हारा पैसा नहीं मिला, तुम एनसीएलटी आ सकते हो। दूसरा वो क्या बोल सकता है कि देयर इज अ डिस्प्यूट। देयर इज अ डिस्प्यूट मतलब तुमको पैसा लेना है, तुम्हारे हिसाब से पैसा लेना बनता है, बट मेरे हिसाब से पैसा देना बनता नहीं है। देयर इज अ डिस्प्यूट, और वो डिस्प्यूट किसी आर्बिट्रेशन के सामने मैं लेके जाऊंगा। कहां पे लेके जाऊंगा? आर्बिट्रेशन के सामने लेके जाऊंगा या किसी कोर्ट में लेके जाऊंगा। तो अगर उसने क्या बोल दिया, डिस्प्यूट है, तो फिर आप एनसीएलटी जा नहीं सकते, क्योंकि आपको क्या करना है? पहले वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। पहले किसको रिजॉल्व करना है? उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। तो यहां पे क्या किया? एनसीएलटी ने केस क्यों रिजेक्ट कर दिया ऑपरेशनल क्रेडिटर का? हाँ, एनसीएलटी ने ऑपरेशनल क्रेडिटर का केस इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि डेट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना। डेट ये नहीं आ रहा है कि डेट है, ये समझ में आ रहा है कि डिस्प्यूट है। नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट को लेके क्या है? डिस्प्यूट है। इसलिए एनसीएलटी ने एनसीएलटी के हिसाब से सही किया। लेकिन जब बात कहां पे गई? एनक्लेट के पास गई। किसके पास गई? एनक्लेट ने क्या बोला? नहीं, एनसीएलटी ने गलत किया। एनसीएलटी को वापस से
केस एंटरटेन करना चाहिए। तो इससे दुखी कौन हो गया? इससे दुखी हो गया अपलेंट, क्योंकि अपलेंट का क्या मानना था? सेक्शन 8 की कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं रही है। when there is a dispute, how can NCLT ask NCLT to accept the case? समझ में आ रहा है? तो उसके कारण दुखी कौन हो गया? अपलेंट दुखी हो गया। और अपलेंट ने किसका रुख किया? अपलेंट अप्रोच्ड वेयर? सुप्रीम कोर्ट। चलो, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेंट की बात को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। नंबर 1, ए, the NCLT will have to decide, 1, whether there is operational debt exceeding ₹1 lakh। ये सुनो, मामला जब 1 लाख के ऊपर होता है तभी वो एनसीएलटी के पास जाता है। दूसरा, whether documentary evidence in support of application is provided with application। सबूत, third, whether there is existence of dispute between the parties, or record of arbitral proceedings। If any of the above condition is lacking, the application will be rejected। अगर ऊपर लिखी हुई कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस लैक करती है ठीक है, क्या डिस्प्यूट है, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं, क्या ऑपरेशनल डेट 1 लाख के ऊपर है, और अगर डिस्प्यूट है तो क्या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के सामने, आर्बिट्रेटर के सामने वो डिस्प्यूट पेंडिंग है। सो ये 3 कंडीशंस हैं। अच्छा, बेसिकली अगर डिस्प्यूट होता है तो वो सामने वाली पार्टी क्या करती है? डिस्प्यूट का नोटिस देती है। क्या देती है? डिस्प्यूट का नोटिस देती है कि मैं डिस्प्यूट करता हूं उस चीज को, मैं तैयार नहीं हूं। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन क्या नहीं हुई, फुलफिल नहीं हुई, तो एप्लीकेशन इज बाउंड टू बी रिजेक्टेड। बी, द एनसीएलटी must also reject the application if conditions given in section 9 subsection 2
are not satisfied. If the notice received by the operational creditor suggest that the debt is disputed. ऑपरेशनल क्रेडिटर को किसने नोटिस दिया? मानसी, ऑपरेशनल क्रेडिटर को किसने नोटिस दिया? 10 डेज के अंदर डेटर ने नोटिस दिया ना। आपने मेरे से पैसे मांगे, आप एनसीएलटी डायरेक्टली जा नहीं सकते सेक्शन 8 के अंदर आपको, और सेक्शन 9 में कंडीशन बताई गई है कि आपका एप्लीकेशन एनसीएलटी कब एक्सेप्ट करेगा। तो आपने जो मुझे नोटिस दिया है, मैंने आपसे 10 दिन के अंदर पैसा मांगा था, आपने मुझे पैसा नहीं दिया और आपने मुझे क्या बोला? आप डेटर है, मैं ऑपरेशनल क्रेडिटर हूं। ऑपरेशनल क्रेडिटर को डेटर ने कहा कि देखो भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, अपना डिस्प्यूट क्या है? पेंडिंग है। सो अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर को जो नोटिस मिलता है और उसमें यह बताया गया है, डेटर बोलता है कि डेट को लेके क्या है? डिस्प्यूट है, एनसीएलटी क्या कर सकती है? व्हाट एनसीएलटी कैन डू? रिजेक्ट द एप्लीकेशन। यस, द एनसीएलटी can reject the application. The appellant has demanded further investigations. मतलब appellant क्या बोल रहे हैं कि हाँ भाई डिस्प्यूट है। क्या है? डिस्प्यूट तो है, और उस बारे में मेरे को क्या चाहिए? आई वॉन्ट वॉट? फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मुझे और इन्वेस्टिगेट करना है। मुझे क्या करना है कि सच में उसने नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट क्या किया है? ब्रीच किया। लास्ट, द डिस्प्यूट that exist between the parties may or may not succeed. ठीक है, डिस्प्यूट जो पार्टीज के बीच में हो सकता है वो सक्सीड हो जाए। सक्सीड हो जाए मतलब सच में कहलाए वो डिस्प्यूट है, और सक्सीड ना हो तो हो सकता है सेटलमेंट हो जाए। तो कहीं ना कहीं एनसीएलटी ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके क्या किया है? सही किया है। मतलब डिसीजन किसके फेवर में आया? अपीलेंट के फेवर में आया। ठीक है, बिकॉज यस देयर इज अ डिस्प्यूट। क्योंकि अपीलेंट ने पैसे देने से मना क्यों किया? क्योंकि यस देयर वाज अ नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। ठीक है, नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर? यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं? सबसे पहले तो 3 सेक्शन, सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9 ऑफ आईपीसी क्या है? फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर कब कब एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एनसीएलटी के सामने, और एनसीएलटी इनके एप्लीकेशन को कब एक्सेप्ट करेगा। एनसीएलटी इनके एप्लीकेशन को कब एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद डिस्प्यूट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर डेट को लेके क्या है, तो क्या एनसीएलटी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है?
ऑब्वियसली यस, डेट को लेकर अगर डिस्प्यूट है तो एनसीएलटी हैज द पावर टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन। फिर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जनरल क्वेश्चन, ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है? ये दोनों डिफाइन किया गया है कहां पे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में। जिसको ऑपरेशनल डेट देना, जो गुड्स प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अगर उसके पैसे हमने नहीं चुकाए तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो जाता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है? जिसने लोन दिया है, गारंटी दिया है, हम जिसको हमने सोना गिरवी रख के या शेयर गिरवी रख के, जिससे हमने क्या किया। बेसिकली फाइनेंशियल डेट इज लोन, फाइनेंशियल डेट इज लोन, बट बहुत बड़ा डेफिनेशन है फाइनेंशियल डेट का। एनीवे, सो ये क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं, ठीक है ना। आई बिलीव ये केस लॉस पढ़ने के बाद आप लोग जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ोगे धूम मचा दोगे, मैडम खुश हो जाएंगी, सर खुश हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस जुग्गीलाल कमलपत जूट मिल्स लिमिटेड। जुग्गीलाल कमलपत जूट मिल्स लिमिटेड। चलो देखते हैं क्या होता है। इन द गिवन केस, ऑपरेशनल क्रेडिटर filed application before NCLT. To recover the debts the application had some defects, so the NCLT asked the creditor to remove the defects within 7 days. The creditor or the appellant remove the defects, but after 7 days. समझ में आया? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर कितने दिन के अंदर आपको डिफेक्ट रिमूव करना होता है? 7 डेज के अंदर। बट इसने डिफेक्ट तो रिमूव किया, बट कितने दिन के बाद? 7 दिन के बाद। ठीक है, एनसीएलटी ने क्या किया? एक्सेप्ट किया, डिसमिस कर दिया? The NCLT dismissed the application. On appeal, the
NCLT held that, अपील की गई तो अपील में NCLT ने कहा, क्या कहा? The appellant should have cured the defect. As this provision, कौन सा प्रोविजन? 7 days वाला was mandatory. ठीक है, दुखी होके एपेलेंट कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट चला गया। एनसीएलटी में तो हार गया। एनसीएलटी ने वही बोला कि भाई 7 दिन के अंदर तेरे को क्या करना चाहिए था? डिफेक्ट्स को ठीक करना चाहिए। दुखी होके aggrieved appellant moved to the Supreme Court. ठीक है, द अपील वॉज अलाउड, जबकि क्रिस्टल क्लियर लिखा है, आई बिलीव सेक्शन 7 में या सेक्शन 9 में क्रिस्टल क्लियर लिखा है। क्या लिखा है? कि अगर डिफेक्ट है तो कितने दिन के अंदर ठीक करना है? 7 days के अंदर। बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? अपील एक्सेप्ट कर ली। कायदे से करनी नहीं चाहिए थी, बट वो सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना खुद का ज्यूरिसडिक्शन बना सकता है। तो लेट्स सी उसने क्या इंटरप्रेट किया। द अपील वाज अलाउड बाय द सुप्रीम कोर्ट on the following grounds. पहला, अच्छा एक मिनट, द कोर इश्यू in the case was whether 7 days period is mandatory. और ये एक क्वेश्चन बन जाएगा जो इस केस लॉ से पूछा जा सकता है अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। क्या 7 दिन का पीरियड डिफेक्ट ठीक करने के लिए मैंडेटरी है? ना, अपील को क्यों अलाउ किया गया? पहला, द टाइम फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें कही हैं अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इज 180 days, but can be extended by further 90 days. समझ में आ रहा है? तो एक मिनट देखो, टाइम तो एक्सटेंड हो रहा है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सवाल तुम्हारे पूरे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में हर जगह टाइम क्या हो रहा है? एक्शन। दूसरा, द पीरियड ऑफ 14 days, सेक्शन 9 में 14 days है। द पीरियड ऑफ 14 days एज गिवन इन सेक्शन 9
begins from the day of receiving the application, but the date of receipt of application is not the date of filing the application, but it is the date when the registry मतलब ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार who sits in NCLT has properly examined the application. तो देखो चलो यहाँ, अच्छा 14 डेज क्या है, एनसीएलटी तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है नहीं करता है वो कितने के अंदर बताता है, लेकिन ये 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन है, लेकिन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, वो डेट नहीं है जिस डेट को तुमने एप्लीकेशन दिया, तुम्हारा एप्लीकेशन जांच करते कि हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उसके बाद मतलब फाइलिंग नहीं है, वो क्या है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, जहां पे एनसीएलटी सेटिस्फाई हो जाए, तो तुमने दिया 5 तारीख को एप्लीकेशन एनसीएलटी को, बट 10 तारीख को एनसीएलटी ने सबको ठीक लगा कि भाई तुम्हारा एप्लीकेशन क्या हो सकता है, एक्सेप्ट हो सकता है। 14 दिन कहां से काउंट डिसाइड करेगी एनसीएलटी, 10 तारीख से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वाह, यहां पे भी तुमने पीरियड को क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। थर्ड, इट इज ऑल्सो गिवन इन also given in insolvency and bankruptcy code that when the order under IBC 2016 is not passed within time prescribed by the code, the president of NCLT may extend the period by 90 days। तो भाई हम उल्लू हैं क्या, एनसीएलटी जहां चाहे पीरियड को क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। सो इन दिस केस ऑल्सो द पीरियड ऑफ 7 days फॉर rectifying the application may be extended। So इस केस में भी period of rectifying the application may be extended। Question? तो पहला तो क्वेश्चन वही होगा, क्या 7 days एप्लीकेशन को रेक्टिफाई करने के जो हैं वो एक्सटेंड हो सकते हैं। दूसरा 14 days का टाइम
जो सेक्शन 9 में दिया हुआ है, फ्रॉम विच डेट इट बिगिंस, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। उसके बाद इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एनसीएलटी को कितने टाइम के अंदर खत्म करनी है, और अगर क्या एनसीएलटी उस टाइम के अंदर खत्म नहीं कर पाई तो एक्सटेंशन मिल सकता है। ये 3 क्वेश्चंस इस टाइप के यहां से पूछे जा सकते हैं। केस स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो बच्चों, लेट्स सी होमवर्क क्या क्या है। लिखा वो, राइट द क्वेश्चंस। चल, एक दो आईसीआईसीआई बैंक वाला तो मैं करूंगा। ये होमवर्क के लिए रहेगा। सरफेसी एक्ट है और आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट है, छोटे ही है। एक इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर एल्डेरिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। क्या है यहाँ पे? लिमिटेशन एक्ट है। ये आप लोग मत करना है, ये मैं ही करवा दूंगा, काफी बड़ा है। ये सेक्शन 9 है, ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो 2 केस लॉस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। चलिए, सो बस करेंगे आज के लिए।